नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि खबरें ज़्यादा हैं। कृपया आखिर तक बने रहें और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। नंबर 1, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज तेजस MK2 परीक्षण कार्यक्रम का नया घर होगा। भारत का तेजस MK2 कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के लिए तैयार है। कर्नाटक के चलकेरे में चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पहली बार उन्नत लड़ाकू जेट के प्रमुख विकासात्मक परीक्षण होने वाले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आउटडोर परीक्षण सुविधा MK2 की कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए नया केंद्र बन जाएगी, जो HAL बेंगलोर हवाई अड्डे पर पारंपरिक परीक्षण मैदान में से एक बदलाव को चिन्हित करता है, जिसने तेजस MK1 कार्यक्रम का अधिकांश हिस्सा संचालित किया था। कर्नाटक के अर्धशुष्क भूभाग में हजारों एकड़ में फैला चित्रदुर्ग ATR विभिन्न परिस्थितियों में विमान के परीक्षण और मूल्यांकन के उद्देश्य से बनाया गया है। HAL की बेंगलोर सुविधा में प्रारंभिक परीक्षणों के बाद जहां आधारभूत संयोजन और प्रारंभिक जांच होगी, वो तेजस MK2 को ATR में स्थानांतरित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य परीक्षण चरण को सुव्यवस्थित करना है, जिससे प्रतिदिन तेजी से बदलाव और अधिक उड़ान दर संभव हो सके। इस परिवर्तन का समर्थन करने के लिए HAL के परीक्षण पायलट और ग्राउंड क्रू भी ATR में स्थानांतरित हो जाएंगे, जिससे विमान के लिए हाथों हाथ रखरखाव और परिचालन निरंतरता सुनिश्चित होगी। अगला, नौसेना ने लड़ाकू जेट के लिए हवाई ईंधन भरने वाली मशीनों की योजना बनाई। भारतीय नौसेना ने हवाई ईंधन भरने वाले विमानों के अपने बेड़े को संचालित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है, जो परिचालन स्वतंत्रता को बढ़ाने और अपनी बढ़ती विमानन परिसंपत्तियों का समर्थन करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम है। एक नौसेना अधिकारी के अनुसार नौसेना इस पहल को शुरू करने के लिए जल्द ही एक अलग सूचना अनुरोध यानी RFI जारी करने का इरादा रखती है। अगले 2 दशकों में इसके लड़ाकू जेट बेड़े की संख्या वर्तमान 45 इकाइयों से बढ़कर 150 हो जाने का अनुमान है तथा नौसेना मध्य हवा में ईंधन भरने की क्षमता के लिए भारतीय वायुसेना पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। अगला, टाटा एडवांस सिस्टम्स का वैप सौदा। भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने अपने व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म यानी वैप के लिए मोरक्को के साथ एक महत्वपूर्ण निर्यात सौदा हासिल किया है, जो एक बहुमुखी 8x8 बख्तरबंद वाहन है। इस समझौते में वैप का निर्यात और मोरक्को में स्थानीय उत्पादन स्थापित करना दोनों शामिल हैं, जिसे रॉयल मोरक्कन आर्मी द्वारा वैप वेबसाइट बेसलाइन्स के आधार पर कई वेरिएंट विकसित करने की योजना का अनावरण करने के साथ और बढ़ावा मिला है। इनमें 105 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर तोपों के साथ साथ एक विशेष चिकित्सा संस्करण भी शामिल है, जो TSAL और मोरक्को के रक्षा परिस्थिति तंत्र के बीच गहरी साझेदारी का संकेत देता है। अगला, गोदरेज एरोस्पेस की नज़र एमका के 5वीं पीढ़ी के इंजन पर। भारत के रक्षा विनिर्माण परिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी गोदरेज एरोस्पेस ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट इंजन के विकास में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट में शामिल होने की तीव्र इच्छा व्यक्त की है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल का निर्माण करने के बाद, जो भारत की स्वदेशी एरो इंजन यात्रा में एक कदम है, मुंबई स्थित फर्म इसे एक स्वाभाविक प्रगति के रूप में देखती है। गोदरेज एरोस्पेस के सहायक उपाध्यक्ष और बिजनेस हेड मानेक बेहरामदीन ने अपनी कंपनी की तत्परता पर जोर दिया और बताया कि कैसे इसकी
मौजूदा विशेषज्ञता इसे एक महत्वाकांक्षी प्रयास से एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करती है। फरवरी 2025 में उद्योग के हितधारकों से बात करते हुए बहराम कामदीन ने वर्तमान क्षमताओं और भविष्य की मांगों के बीच निरंतरता को रेखांकित किया। जहां तक विनिर्माण का सवाल है, मैं हाँ कह सकता हूं, यह उद्योग के लिए सीखने का एक कदम है, उन्होंने कहा। अगला, एडीई ने स्विफ्ट टीडी की सफलता पर निर्माण किया। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के तहत एक प्रमुख प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी एडीई ने 13 टन के घातक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन के विकास पर आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर दिया है, जो भारतीय वायुसेना की स्वायत्त हमला क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है। जबकि एडीए ने पहले पूर्ण पैमाने के प्रोटोटाइप के लिए महत्वपूर्ण प्रणालियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन यह कार्यक्रम भारत सरकार से वित्त पोषण की मंजूरी की प्रतीक्षा में अधर में लटका हुआ है। यह मील का पत्थर स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी स्विफ्ट प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकर्ता कार्यक्रम के माध्यम से प्रमुख प्रौद्योगिकियों के सफल सत्यापन के बाद आया है, जो घातक के एक बड़े युद्ध तैयार सिस्टम में विकसित होने का मार्ग प्रशस्त करता है। अगला, HMDS का प्रस्ताव रखा गया। HAL और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पायलटों के लिए अगली पीढ़ी का हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम यानी HMDS विकसित करने का एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा है। ये अत्याधुनिक पहल, जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के साथ चर्चा में है, का उद्देश्य एमका पायलटों को एक सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस से लैस करना है, जो उड़ान, सामरिक और सेंसर डेटा की विशाल मात्रा को एकीकृत करता है, जिससे स्थिति जन्य जागरूकता, सटीकता और सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यह कदम भारत की मौजूदा तकनीकी से आगे निकलने और उन्नत एवियोनिक्स के लिए एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र जो है स्थापित करने के इरादे को दर्शाता है, क्योंकि एमका आने वाले दशक में उत्पादन में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। अगला, क्या राफेल एम सौदा भारत का सबसे महंगा लड़ाकू जेट सौदा है? कृपया कमेंट करें। भारतीय नौसेना द्वारा फ्रांस से 26 राफेल मेरीन यानी राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद ने इस बात पर बहस छेड़ दिया है कि क्या यह प्रति यूनिट के आधार पर देश का सबसे महंगा लड़ाकू विमान सौदा है, जो संभवतः भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल जेट के लिए 2016 के समझौते को पीछे छोड़ सकता है। 60,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 7.2 बिलियन डॉलर की अनुमानित कीमत के साथ राफेल एम सौदा भारत के नौसैनिक विमानन के लिए एक ऐतिहासिक खरीद होने वाला है। लेकिन क्या इसकी प्रति यूनिट लागत पहले की राफेल खरीद को पीछे छोड़ देती है, और कौन से कारक मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं? दोनों सौदों पर करीब से नजर डालने में एक बारीक तस्वीर सामने आती है। जुलाई 2023 में रक्षा अधिकरण परिषद द्वारा स्वीकृत राफेल एम सौदे में 22 सिंगल सीट जेट और 4 ट्विन सीट ट्रेनर शामिल है, जिन्हें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर वाहक संचालन के लिए तैयार किया गया है। पैकेज में न केवल विमान बल्कि हथियार यानी मेटियोर, एक्सोसेट और स्कैल्प मिसाइल, सिमुलेटर, स्पेयर, चालक दल का परीक्षण और 1 दशक के लिए रसद सहायता भी शामिल है। अंतर सरकारी समझौते के तहत आयोजित डसॉल्ट एविएशन और फ्रांसीसी सरकार के साथ बातचीत पूरी होने वाली है, जिस पर 2025 के मध्य तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अगला, भारत की पृथ्वी अवलोकन उपग्रह परियोजना में इंफोसिस भी शामिल। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में
एक साहसिक कदम उठाते हुए भारत की अग्रणी आईटी सेवा दिग्गजों में से एक इन्फोसिस 1500 करोड़ रुपए की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन परियोजना के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए एक दावेदार के रूप में उभरी है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी IN स्पेस की अगुवाई में इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से भारत की अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना है, जो देश के स्थानिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विदेशी उपग्रह डेटा पर निर्भरता को कम करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लगभग 173 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की इस परियोजना में उन्नत इमेजिंग तकनीकों से लैस EO उपग्रहों के एक समूह को डिजाइन करना, निर्माण करना, लॉन्च करना और संचालित करना शामिल है, जिसमें एक्रोमैटिक, मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल और माइक्रोवेव सिस्टम शामिल हैं। ये उपग्रह कृषि और आपदा प्रबंधन से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण निगरानी तक के अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी और डेटा प्रदान करेंगे। इन्फोसिस इन स्पेस द्वारा चुने गए एक संघ का हिस्सा है, जिसमें अनुबंध के लिए 6 टीमें शामिल हैं, जबकि इन्फोसिस के संघ की पूरी संरचना आंशिक रूप से अज्ञात है। इसमें गैलेक्साई स्पेस एक बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप जो मल्टी सेंसर उपग्रहों पर केंद्रित है और एक इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास फर्म शामिल है। अगला, J-15 लड़ाकू विमान की दुर्घटना ने तकनीकी खामियों को उजागर किया। 15 मार्च 2025 को दोपहर लगभग 1:30 बजे चीनी नौसेना के एक J-15 वाहक आधारित विमान में गंभीर खराबी आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप वह लगभग लंबवत रुक गया और हैनान द्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित जियाली नामक शहर के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चीनी अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन फुटेज को दबाने के त्वरित प्रयासों के बावजूद इस घटना को दर्शकों द्वारा व्यापक रूप से कैद किया गया। J-15, जिसे फ्लाइंग शार्क के नाम से जाना जाता है, को लंबे समय से चीन की बढ़ती समुद्री नौसेना महत्वाकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि इस नवीनतम दुर्घटना ने विमान की विश्वसनीयता और तकनीकी कमियों के बारे में चल रही चिंताओं को उजागर किया है। अगला, भारत निर्मित सैन्य हार्डवेयर खरीदने की मंजूरी मिली। भारत ने गुरुवार को 54,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सैन्य हार्डवेयर के पूंजी अधिग्रहण को मंजूरी दे दी, जिसमें हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण विमान प्रणाली, टॉर्पीडो और T-90 टैंकों के इंजन शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एक महत्वपूर्ण कदम के तहत रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में समय सीमा को कम करने के लिए दिशा निर्देशों को भी मंजूरी दे दी है, ताकि इसे अधिक तेज, अधिक प्रभावी और कुशल बनाया जा सके। धन्यवाद।